मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स विद हाशिम जिया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग मेरान यूनिवर्सिटी के मजीद पास पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर मूव करेंगे और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे 2024 के अंदर 2023 के अंदर मेरान यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स पूछे गए उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स मेरान यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट किए गए। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेरान की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेरान यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप नस की तैयारी कर रहे हैं, इधर आप एनईडी की तैयारी कर रहे हैं, इधर आप फास की तैयारी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं या एमडी कैट की या बिजनेस यूनिवर्सिटी की, तो लाजमी तौर के ऊपर आप न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इस बैच में ना सिर्फ हम लोग आपको डिटेल के अंदर मेरान यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाएंगे, बल्कि मेरान के साथ पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप करवाई जा रही होगी। चाहे उसमें एनईडी हो, चाहे फास्ट हो, चाहे आईबीएस सक्कर हो, आईबीए कराची हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, जीआईकेआई हो, या फिर अगर कोई आपका दोस्त प्री मेडिकल का है तो पाकिस्तान के जितने टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे उसके अंदर आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज है, आपके पास किंग एडवर्ड है, आपके पास फाता जना मेडिकल कॉलेज है, डॉ है, एसएमसी है, तमाम मेडिकल कॉलेज की तैयारी होगी। चाहे आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप कर रहे हैं तो बैचेस के अंदर आपको कंप्लीट बीकेट की तैयारी कवर अप करवाई जा रही होगी। तो याद रखिएगा, इधर आप मेरान की तैयारी कर रहे हैं या मेरान के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप कर रहे हैं तो आपको बार बार अलग अलग फीस नहीं देनी होती। बैच के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाए जा रहे होते हैं। देखो बेटा, बैच का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है कि लाइव क्लासेस के अंदर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाएंगे। जो भी क्लास आपकी कंडक्ट होगी उस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको हमारे स्पेशल एलएमएस पोर्टल्स के ऊपर मिल रही होगी। आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट होंगे, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होंगे। जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको हमारे एलएमएस पोर्टल्स के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा होगा। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपको तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इधर आप मेरान यूनिवर्सिटी के राउंड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, राउंड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप एनईटी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज की फीस पे नहीं करनी। आपको एक ही बैच के अंदर हम पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप करवा रहे होंगे। न्यू बैच हमारा भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, उसका हिस्सा लाजमी तौर पर बन सकते हैं अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवाई जाए। सेकंड नंबर के ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स क्लासेस के अंदर कवर होते हैं, पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको एक एक चीज पढ़ा रही होती है। सेकेंडली, अक्सर बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि इंटर को और एप्टीट्यूड को एक साथ मैनेज कैसे करें। तो याद रखिएगा, इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ही ये होगा कि आप इंटर को ए लेवल स्कोर एप्टीट्यूड के साथ साथ हम आपका कोर्स लेकर चलेंगे और आप लोगों को वन शॉट लेक्चर्स के ऊपर तमाम की तमाम तैयारी डिटेल में कवर अप करवाई जा रही होगी। तो इस चीज के लिए आपने बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बनना है। आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, एग्जामिनर कहता है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके बताइए। अब देखो बेटा, किसी भी दुनिया के अंदर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। हमारे पास 3 बाई 3 का मैट्रिक्स निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने सबसे पहले फर्स्ट रॉ के फर्स्ट कॉलम के पहले आपने फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम आपने पहले एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। ये टू यहाँ पे आ रहा है, टू सेलेक्ट कर लिया आपने। ये टू जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है सबको इग्नोर कर दीजिए। बाकी के 4 नंबर को लिखिए। बाकी के 4 नंबर क्या है, 0 5, और यहां पर आ जाएगा 2 और नेगेटिव का 2। सही है। फिर नेक्स्ट नंबर जो होता है नेगेटिव साइन पे होता है। अब जरा और से बात समझिएगा। अब आपने पहली रॉ का पहला एलिमेंट सेलेक्ट किया था। अब ये जिस कॉलम जिस रॉ में आ रहा था सबको इग्नोर कर दिया, बाकी के 4 नंबर लिख दिए। अब जब आप नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाओगे ये हमेशा नेगेटिव साइन पे लिया जाता है। इसकी अपनी जो भी वैल्यू, इसकी इटसेल्फ यहाँ पे वैल्यू -1 है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो ये वाला नेगेटिव साइन है फॉर्मूले का होता है कि आप पहले एलिमेंट को पॉजिटिव लेते हो, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर मैं सेकंड रॉ के रेफरेंस एक्सपेंशन करवाता तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, हम अल्टरनेट साइंस के ऊपर ओपन करते हैं हमेशा 3 बाई 3 के मैट्रिक्स को। यानी कि जो पहला एलिमेंट लेते हो ये पॉजिटिव साइन पे लिया जाता है, फिर नेगेटिव, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। बहुत सिंपल सी चीज होती है, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट होता है ये। तो अब देखो बेटा, हमने जब इस एलिमेंट को लिया सेलेक्ट, जिस कॉलम में आ रहा है जिस रॉ में आ रहा है सबको इग्नोर कर दीजिए। बाकी के 4 नंबर कौन कौन से 4 नंबर है, 4 1 4 1 5 -2, 4 1 5 -2 हमने कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब प्लस का साइन लगाओगे। अब प्लस का साइन लगाने के बाद ये 3 जिस कॉलम जिस रॉ में आ रहा है सबको इग्नोर कर दीजिए। बाकी के 4 नंबर 4 1 0 और 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए। क्या बन जाएगा, 2 का 2। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 बचेगा, माइनस का साइन फॉर्मूले का। 5 × 2 किसके बराबर होता है, 5 2 * 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। 4 × -2 क्या बन जाएगा, -4 फिर 5 × 1 क्या बन जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, तो 5 का 5 आ गया, प्लस का 3 एरिडिस का एरिडिस। फिर देखो बेटा क्या हो जाएगा, 4 2 8 और माइनस का 0 1 0। सिंप्लीफाई करवा लो बेटा, क्या बन गया, 2 × -10 नेगेटिव का 20। नेगेटिव का 8 और नेगेटिव का 5 क्या होता है, देखो 8 में 5 को जोड़ोगे, 8 और 5 क्या बन गया, 13। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव का 13। सही है।
और 8 into 3 किसके बराबर होगा? 8 into 3 बराबर होते हैं हमारे पास 24 के, तो ये बन गया प्लस का 24। तो माइनस का 20 और प्लस का 24, प्लस का 4 बचेगा, और माइनस का 13 और प्लस का 4, माइनस का 13 अगर प्लस का 4 करता हूं तो क्या बन जाएगा? 13 में से 4 को माइनस करवाओ तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 9 मेरे पास आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का। तो करेक्ट आंसर क्या है? नेगेटिव का 9। मैट्रिसेस के अंदर ऑल्दो एक शॉर्टकट भी होता है, मगर वो शॉर्टकट किसी काम का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो इस मेथड से ज्यादा मुश्किल होता है। तो याद रखिएगा 3 by 3 का मैट्रिक्स निकालना आपको वैसे ही आना चाहिए, पेपर में बहुत दफा पूछा जाता है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर अगेन एक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दे रहा है। कहता है कि भाई तुम्हारे पास इक्वल टू के आमने सामने दो मैट्रिसेस आ रहे हैं, तो बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। हमेशा याद रखिएगा कभी भी मैट्रिसेस के अंदर अगर इक्वल टू के आमने सामने दो मैट्रिसेस आ जाएं, अगर इक्वल टू के आमने सामने क्या आ जाएं, दो मैट्रिसेस आ जाएं, तो बेटा मैथ्स का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो मैट्रिसेस आ जाएं तो हमारे पास एक बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है कि एडजेसेंट जो वैल्यूज होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो यानी कि अगर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, अगर इक्वल टू के आमने सामने दो मैट्रिक्स आ रहे हैं, वैसे बाय द वे क्वेश्चन में गलती है कि भाई अगर यहाँ पे 2 है ना, इधर तो इधर भी 2 होगा, अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा। याद रखिएगा मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इक्वल टू के आमने सामने जो मैट्रिसेस आ रहे हैं तो इनकी एडजेसेंट एलिमेंट एक दूसरे के आमने सामने वाले एलिमेंट हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। तो भाई इस क्वेश्चन में गलती है, या तो इधर भी 1 होगा इधर भी 1 होगा, या फिर इधर भी 2 होगा इधर भी 2 होगा, क्योंकि मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाली वैल्यूज हमेशा आपस में क्या होंगी? बराबर। सही है ना? यानी कि आमने सामने वाली वैल्यूज एक दूसरे के आमने सामने क्या होंगी? बराबर। तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर देखो, ये 2 + x के सामने क्या आ रहा है? 7, तो मैं बराबर कंसीडर करूंगा, 2 + x इसके बराबर है 7 के। सिमिलरली y के सामने क्या आ रहा है? 6, तो y की वैल्यू है 6 के बराबर। तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो प्लस की 2 को वहां भेजो, 7 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा 5 के बराबर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के, और y की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरे प्यारे शागिर्दों? 6 के बराबर आ गई। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 5, 6 के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, देन कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो रही है? मेरे बैच के बच्चों जिन्होंने भी रिसेंटली मुझसे वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको बैच में पढ़ाया था कि भाई ये जो कंडीशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। याद करो मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि भाई वेक्टर्स के अंदर आजकल रिसेंट ईयर्स के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन का। अब देखो कोप्लेनर वेक्टर्स जो होती है ना, कोप्लेनर वेक्टर्स, इनको लिखने का तरीकेकार होता है। वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होंगे तो इसको लिखने का तरीकेकार क्या होता है कि ए डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है? ए डॉट प्रोडक्ट, और आगे हम क्या कहते हैं? बी क्रॉस प्रोडक्ट सी। यानी कि कोप्लेनर वेक्टर्स को लिखने का तरीकेकार क्या होता है? ए डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट सी। याद रखिएगा मैंने चीज आपको पढ़ाई थी, ये इनकी स्टैंडर्ड टाइप होती है। अगर यहां पे देखो कोई भी ऑप्शन में ये नहीं आ रहा, यहां पे अगर आप देखो तो किसी भी ऑप्शन के अंदर ये नहीं आ रहा, ये स्टैंडर्ड जो तरीकेकार होता है कोप्लेनर वेक्टर्स को लिखने का, ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैंने आप लोगों को बैच के अंदर, वो तमाम बच्चे जो बैच का हिस्सा हैं, आप देखिएगा वेक्टर्स के लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको बात पढ़ाई थी कि भाई कोप्लेनर वेक्टर्स के अंदर उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट सी। मगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पूछी भी, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ना, ये हमेशा क्या फॉलो करता है? ये हमेशा फॉलो करता है हमारे पास किस कंडीशन को? इट ऑलवेज फॉलो अ कंडीशन ऑफ अ आपके पास साइकिल। कैसा साइकिल आपके पास? ये फॉलो करता है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। यानी कि देखो मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का मतलब क्या है कि जब ए से बी पे जाओगे सी आपके पास क्या होगा? सी आपके पास पर्टिकुलरली होगा, अगर आप ए से बी पे जा रहे हो तो सी डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। या फिर अगर आप बी से सी की फॉर्म पे जा रहे हो, तो अगर आप बी से सी की ए फॉर्म पे जा रहे हो तो आपके पास ए डॉट प्रोडक्ट पे होगा। या अगर मैं सी से ए की फॉर्म पे जा रहा हूं तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? बी का। इसका मतलब क्या? जरा गौर से देखो। देखो पहले, अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूं, यानी कि देखो अगर मैं ए क्रॉस प्रोडक्ट बी कर रहा हूं, अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूं यानी कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, तो डॉट प्रोडक्ट पे क्या होगा? सी होगा। वाइल अगर मैं बी से सी पे जा रहा हूं यानी कि बी क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं सी करता हूं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? ए होगा। और अगर मैं सी से ए पे जा रहा हूं यानी कि सी क्रॉस प्रोडक्ट ए कर रहा हूं, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा? मेरे पास सिंपल बी होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो रही है। अभी आप इस बात को भूल जाओ इक्वल टू किस तरह 1 होगा या 0 होगा, अभी आप इस बात को भूल जाओ। अभी तो आप पहले बेसिक कंडीशन को देखो ना भाई, बेसिक कंडीशन तो आपको पहले मालूम होनी चाहिए। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाता कि भाई वो इक्वल टू के इस तरह वाली चीज तो भी छोड़ दो कि 1 होगा 0 होगा, बात की कहानी है। अभी तो पहले आप ये देखो कि भाई आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी तो आप ये देखो कि भाई आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को या कोप्लेनर वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। तो याद रखिएगा अगर आप ए से बी पे जा रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट इसका होता है सी का। अगर मैं देखो बी से सी पे जा रहा हूं यानी कि बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ए का होगा। अगर मैं सी से ए पे जा रहा हूं यानी कि सी इंटू ए का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो बी का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो रही है? ये वाली हो रही है कि अगर मैं कहां जा रहा हूं? ए इंटू सी, यानी कि देखो
हमारे पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन वेरीफाई हो रही है? हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है ए इंटू बी और डॉट प्रोडक्ट सी है। तो देखो भाई, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी डॉट प्रोडक्ट सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कैन बी करेक्ट। ओके, सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी में तो दोनों के दोनों क्रॉस प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये तो वैसी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो कोप्लेनर हो या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, यहाँ पे एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक डॉट प्रोडक्ट होता है, ये तो वैसी स्टेटमेंट गलत आ रही है। सही है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखो एक क्रॉस प्रोडक्ट है एक डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी में देखो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। इसका मतलब खाली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या बी सी करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा, इक्वल टू के इस तरफ वन या इक्वल टू के इस तरफ जीरो। यहाँ पे लफ्ज क्या आ रहा है, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? कोप्लेनर कहते हैं एक ऐसी कंडीशन जहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर होता है जीरो के। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? जीरो के। एक ऐसी कंडीशन दुनिया के अंदर जहां पे आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड किसके बराबर होता है? जीरो के। यानी कि कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि एक सिंगल प्लेन के ऊपर आपके तीन वेक्टर्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर तीन वेक्टर्स एक सिंगल प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो के बराबर होता है। या फिर हम इसको एक और तरीके से कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड कोप्लेनर वेक्टर्स के ऊपर क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? मेरी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? मेरी करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो वाली जहां पे इक्वल टू के तरफ जीरो मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि सर यहाँ पे तो पहले ए क्रॉस प्रोडक्ट सी लिखा हुआ है। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, ए को पहले लिखो या सी को बाद में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नॉट अ बिग डील, कोई मसले की चीज नहीं है। सी क्रॉस प्रोडक्ट ए किसके बराबर है? इंटू बी के बराबर है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। ये पूरी बात समझ में आती है बेटा? क्या बात करी है, दोबारा समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो भैया आपको मालूम होना चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का तरीकेकार। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का तरीकेकार क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, तीन वेक्टर्स अगर होंगे तो एक डॉट प्रोडक्ट होगा एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। भाई ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, नहीं तो वैसे ही गलत दिख रहे हैं मुझे। दोनों क्रॉस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो वैसे ही गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट वो होगी जहां पे एक क्रॉस प्रोडक्ट है एक डॉट प्रोडक्ट है। सही है। अब देखो इक्वल टू किस तरह वन होगा या जीरो होगा, ये आपको थोड़ा जहन से सोचना है। कैसे? कि देखो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि आपके पास इक्वल टू के तरफ हमेशा वैल्यू क्या होती है? जीरो के बराबर होती है। तो जाहिर सी बात है वो आंसर जिसमें इक्वल टू की तरफ जीरो आ रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है टू, देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है टू प्लस नेगेटिव का थ्री होल पावर के अंदर एन माइनस का वन, विच सीरीज इज दिस? थ्री कॉमा नेगेटिव वन कॉमा 11 कॉमा नेगेटिव 25, नेगेटिव वन कॉमा थ्री कॉमा 25 कॉमा नेगेटिव 11, या नेगेटिव थ्री कॉमा वन कॉमा नेगेटिव 11 कॉमा 25, या 25 कॉमा 11 कॉमा नेगेटिव थ्री कॉमा नेगेटिव वन। अब देखो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, जरा इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझो। आपके पास यहाँ पे एक जनरल टर्म गिवन है, एग्जामिनर कह रहे हैं इस जनरल टर्म के ऊपर कौन सी सीरीज वेरीफाई हो रही है। आसान तरीका पता है क्या है? सबसे पहले आप एन की वैल्यू वन रख के चेक करो। एन की वैल्यू वन रखने के ऊपर आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा ना वो आप मैच कर सकते हो कभी किस सीरीज की पहली टर्म वो बन रही है। तो एन की वैल्यू वन रखने का मतलब क्या है? सीरीज की पहली वैल्यू। फिर एन की वैल्यू टू रख के चेक करो जनरल टर्म के ऊपर कि सीरीज की दूसरी टर्म किस सीरीज के ऊपर आपको फॉर्म होकर मिल रही है। जरा बात समझिएगा, जब मैं एन की वैल्यू वन रखता हूं, यानी कि जनरल टर्म जो आ रही है ना यहाँ पे एन की वैल्यू वन रखता हूं, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा टू का टू प्लस का साइन नेगेटिव का थ्री, आगे एन की जगह पे वन, फिर माइनस का वन। सही है ना भाई? तो क्या बन गया? ये हो गया हमारे पास टू का टू और आगे क्या हो जाएगा? प्लस का साइन नेगेटिव थ्री, वन माइनस का वन, ये तो जीरो हो गया। यानी कि भाई ये मेरे पास देखो, जब मैंने यहाँ पे क्या करा, एन की जगह पे वन रखा, तो वन माइनस का वन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो माइनस थ्री की पावर जीरो का मतलब क्या है? नेगेटिव थ्री की पावर जीरो का मतलब क्या? दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो हो जाए वन बन जाता है। दुनिया में किसी भी टर्म की पावर, लेट सपोज फाइव की पावर में अगर जीरो आ जाए तो क्या बन जाएगा? वन बन जाएगा। फोर की पावर में जीरो आ जाए तो क्या बन जाएगा? वन बन जाएगा। तो क्या हो गया? ये हो गया टू प्लस का वन थ्री के बराबर। सही है ना? यानी कि देखो सीरीज की पहली वैल्यू क्या मिल गई? थ्री। ये आपको ए की सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म थ्री मिल रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मगर आप दूसरी वैल्यू भी चेक कर लो। अब आप देखो मैं एन की वैल्यू टू रखता हूं, तो यानी कि मुझे सीरीज की दूसरी टर्म मिलनी चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं इस जनरल टर्म के अंदर जहां जहां एन गिवन है वहां पे एन की वैल्यू टू प्लॉट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा टू का टू प्लस का साइन, आगे हो जाएगा नेगेटिव का थ्री और पावर में एन माइनस का वन। तो एन की जगह पे क्या रखोगे? टू, टू माइनस का वन, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा टू प्लस का साइन नेगेटिव का थ्री। दो में से एक निकालोगे तो एक बचेगा, तो टू माइनस का थ्री क्या होता है? नेगेटिव का वन। तो जरा और से देखो, ऐसी सीरीज जहां पे सेकंड टर्म के अंदर क्या आ रहा है? नेगेटिव वन। तो ये हाली ऑप्शन नंबर ए के अंदर हो रहा है। यानी कि देखो सीरीज की पहली वैल्यू थ्री थी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव टू थी। अब आप एन की वैल्यू थ्री रखो, सीरीज की तीसरी टर्म मिलनी चाहिए आपको जो कि 11 के बराबर होगी। चेक कर सकते हो आप, आपके पास वही आ रहा होगा। क्लियर है बेटा? इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई होता जाएगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है डेरिवेटिव का। देखो भाई ये तमाम चीजें आपको बैचेस के अंदर मैंने पढ़ाई भी होती है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनिए, क्योंकि बैच के अंदर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल हम लेके जा रहे होते हैं। सही है ना बेटा? अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास y की वैल्यू आ रही है ln अंडर टू एक्स के बराबर, कहते हैं dy बाई डी बताओ। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है कि भाई यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है y की वैल्यू ln अंडर रूट
एक्स के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है? ln अंडर रूट 2x के बराबर। एग्जामिनर कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करो। अब दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो इसको बेटा, कि भाई तुम्हारे पास डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ रहा है, डेरिवेटिव के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है? ln अंडर रूट 2x तुम्हारा फंक्शन है। सबसे पहले तो अगर आप स्क्वायर रूट को देखो, तो बेटा देखो स्क्वायर रूट को अगर आप रिमूव करोगे, तो जब स्क्वायर रूट रिमूव होगा तो पावर में क्या आ जाएगा? 1/2। सही है। हमारे पास हमने स्क्वायर रूट को रिमूव करा तो पावर में क्या आ गया? 1/2। और हमारे पास एलएन के अंदर पावर का कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? कि पावर को उठा के आप पहले शिफ्ट कर दोगे। पावर को उठा के आप क्या कर दोगे? पावर को उठा के आप पहले शिफ्ट कर दोगे। और सिंपल तरीके से आपने क्या करना है? फिर डेरिवेटिव को अप्लाई। यानी कि मेरे प्यारे शागिर्दों, हमारे पास यहाँ पे 2x की पावर क्या आ रही है? 1/2। तो हमने क्या करा? पावर को उठा के पहले शिफ्ट कर दिया और सिंपल तरीके से ln 2x पे अप्लाई हो गया। भाई ये सिंपल ln की प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, कि आपके पास दुनिया के अंदर कभी भी किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर आ रही है, पावर को पहले लिख दोगे, ln नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर पहले आ गई, ln नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो गया। अब फाइनली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, तो बेटा डेरिवेटिव को जब अप्लाई करोगे तो 1/2 चूंकि कांस्टेंट है पहले आ जाएगा। ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। और फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। आगे जाके फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 के बराबर। तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2x के बराबर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। कैट माने बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। भाई मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव बहुत ही तरीके के साथ डिटेल के अंदर एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर सिखाई हुई है, पढ़ाई हुई है। उसका लाजमी तौर पर आपने ख्याल रखना है। डेरिवेटिव मैंने आपको बहुत तरीके से कवर अप करवाया हुआ है। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है 2x+1, 2x+1 और 2x+30 आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन द वैल्यू ऑफ x इज डैश। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास ये तीन एंगल्स आ रहे हैं ट्राइंगल के, तो बताइए x की वैल्यू किसके बराबर। देखो हमारे पास दुनिया में कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया में कोई भी ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। यानी कि बेटा अगर आपके पास दुनिया में कोई भी ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो उस ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं ना, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स किसके बराबर होते हैं? उन तमाम का सम बराबर होता है 180 के। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ? 2x+1, 2x+1 और आगे 2x प्लस का 30, यानी कि तमाम के तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180 के। इसको अगर आप एडअप करवाओ, 2x क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 6x के बराबर। और 30+1+1 क्या बन जाएगा? 32 के बराबर। इक्वल टू के बाद 180 का 180 एट इट इज। प्लस के 32 को वहां भेजो, माइनस का 32 हो जाएगा। तो 180 में से अगर मैं 32 को माइनस करता हूँ, भाई प्लस के 32 को वहां भेजोगे, आपके पास 180 में से जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो 180 में से अगर मैं 32 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या बन जाएगा? 7 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 में से 2 गया, 8 बचेगा। और 7 में से अगर मैं 3 को माइनस करता हूँ, 7 में से अगर मैं 3 को माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। और 1 का 1 एडिटिव आ जाएगा, तो ये आ गया सिंपल 148 के बराबर। अब देखो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? x आ जाएगा मेरे पास सिंपल 148 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर। इसको अब मैंने क्या करना है? फर्दर सिंप्लीफाई। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे? सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 7 14 एंड 2 4 8। तो ये बन गया 74 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। सही है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? भाई देखो मेरान यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बेसिक मैथ से बेटा। 74 को अंदर रखा, 3 को बाहर रखा। 3 के टेबल में पढ़ो, 3 2 6 के बराबर होता है, एक बच गया। ऊपर से 4 नीचे आ गया। 3 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता। क्या आता है? 3 4 12 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 12 आ गया। कितना बच गया? अगेन 2 बच गया। अब 2 3 से छोटा नंबर आ रहा है, डेसिमल लगाओगे यहाँ पे 20 आ जाएगा। 3 के टेबल में क्या आता है? 3 6 दैट इज 18, 3 6 दैट इज 18। अगेन आपके पास 2 बच गया और ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? 24.666 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर है? 24.666 के बराबर। तो एक ही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा बेटा, पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सिवाय एनईटी और प्यास के। तो मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आपने जितनी भी मैथ सॉल्व करनी है कैलकुलेटर के बगैर करनी है। आपको तमाम की तमाम मैथ्स ट्रिक्स के ऊपर आनी चाहिए। तो भाई बैजेस का फायदा ही ये होता है कि आपको तमाम की तमाम मैथ्स हम कैलकुलेटर के बगैर पढ़ा रहे होते हैं, रिमेंबर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है इफ 2x7 4y 8 4 6 3 कहता है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकाल के बताओ? x की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अगेन यार इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम करी हुई है इन्होंने। क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये करी हुई है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर एडजेसेंट एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो मैट्रिसेस आ रहे होते हैं तो इनकी एडजेसेंट वैल्यूज हमेशा आपस में बराबर होती हैं। हमेशा आपस में क्या होती है? बराबर। अब या तो ये मेहरान यूनिवर्सिटी में जिसने पेपर डिजाइन किया था भाई उसने गलती करी हुई है, नहीं तो मेरे टाइपस ने गलती करी हुई होगी। नॉर्मल सी बात है, कोई एक चीज होगी। क्योंकि भाई देखो हमेशा याद रखिएगा, इक्वल टू के आमने सामने कभी भी दो मैट्रिसेस आ रहे हो
तो मैथ्स की ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट के अंदर कि इक्वल टू के आमने सामने अगर दो मैट्रिसेस लाए कर रहे हैं तो उनके एडजेसेंट एलिमेंट हमेशा आपस में बराबर होंगे, यानी कि 2x इसके बराबर आ जाएगा 8 के। सिमिलरली ये 7 बराबर होगा 4 के, यानी कि दोनों आमने सामने सेम नंबर होने चाहिए थे। 4 बराबर होगा 6 के, यानी कि सेम नंबर होने चाहिए थे। 4 के सामने 4 नहीं है 6 लिखा हुआ है, तो भाई दोनों सेम नंबर होने चाहिए थे, पहले बता रहा हूँ। सिमिलरली y के सामने 3 आ रहे हैं तो y की वैल्यू 3 के बराबर है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सिंपल 4 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4,3 के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4,3 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ 2 की पावर n इज इक्वल टू 64 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। यार देखो आपको बेसिक चीज याद होनी चाहिए भाई, 2 की पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के, 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है हमारे पास 4 के। सिमिलरली हमारे पास 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर सिमिलरली 1 बराबर होता है 2 के, 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 के, 2 का क्यूब बराबर होता है किसके 8 के, 2 की पावर 4 बराबर होता है किसके 16 के, 2 की पावर 5 बराबर होता है किसके 32 के, 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है 64 के, 2 की पावर 7 किसके बराबर होता है 128 के, 2 की पावर 8 बराबर होता है 256 के, देन 512 और फिर फाइनली 1024। तो भाई 2 की पावर n अगर 64 के बराबर है तो 2 की किस पावर के ऊपर आपको 64 मिलता है। भाई 2 की पावर n अगर 64 के बराबर है तो 2 की किस पावर पे 64 मिलता है। हम सबको मालूम है 2 की पावर 6 के ऊपर आपको क्या अचीव होता है 64 मिलता है, तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी 6 के बराबर होगी बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा, अब देखो भाई हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू -4। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू -4। एग्जामिनर कह रहे हैं इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट बताओ। अब देखो आपको साफ तौर पे दिख रहा है y इज इक्वल टू -4 किसकी लाइन है। आपने अगर मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स लिए हुए हैं तो मैंने आपको बात सिखाई थी। y इज इक्वल टू -4 का मतलब क्या है। देखो y इज इक्वल टू -4 के क्या मायने हैं, खुदारा पहले और से समझो बात को। y इज इक्वल टू -4 का क्या मतलब होगा कि भाई ये कैसी लाइन आ रही है आपके पास, ये लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल आ रही है। ये लाइन कैसी आ रही है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, हमेशा याद रखिएगा उसका आंसर होता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब देखो एग्जामिनर कह रहे हैं तुम्हारे पास एक लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -4, तो बताइए इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x की वैल्यू, तो भाई y इज इक्वल टू -4 में x की तो पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 0 के बराबर, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -4 के बराबर। तो आपका x इंटरसेप्ट क्या है 0 के बराबर, y इंटरसेप्ट क्या है -4 के बराबर। हमेशा याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अक्सर बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। भाई एक्स इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं y की वैल्यू 0 करने पे x की जो वैल्यू आपको अचीव होती है। y इंटरसेप्ट कहते हैं कि भाई x की वैल्यू 0 करने पे जो y की वैल्यू अचीव होती है उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो आपके पास अगर y इज इक्वल टू -4 की इक्वेशन आ रही है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -4। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ क्वेश्चन है 2x प्लस का 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0, इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा। देखो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू 0 करने पे x की वैल्यू जो मिले आपको। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 करता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 2 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, x इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 आ जाएगी इस इक्वेशन के अंदर। और अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट के मायने होते हैं x की वैल्यू 0 करने पे जो y की वैल्यू अचीव हो जाए, तो माइनस की 2 को वहां भेजोगे प्लस का 2 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे के डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखिएगा x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू 0 करने पे x की वैल्यू जो मिले, और y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि भैया x की वैल्यू 0 करने के ऊपर जो y की वैल्यू अचीव हो जाए उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हाट इफ द एनटीएच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एग्जामिनर कह रहे हैं एनटीएच टर्म बताओ सीक्वेंस के अंदर। भाई ये एनटीएच टर्म वाले क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एनटीएच टर्म वाले क्वेश्चंस को देखो सॉल्व कैसे करेंगे, लॉजिक इनकी बहुत सिंपल सी है। लॉजिक क्या है, आपने भाई बारी बारी n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 करके चेक करना है। जिस सीक्वेंस को वेरीफाई कर रही है जनरल टर्म वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा सीक्वेंस वेरीफाई हो रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो भाई देखो मैं पहले पहले ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। अगर n की वैल्यू 1 रखूं तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1 2 और माइनस का 1, तो दो में से एक निकालोगे एक बचेगा, यानी कि भैया सीक्वेंस की पहली वैल्यू वेरीफाई कर रहा है, तो इट कैन बी द करेक्ट आंसर। बट मैं सेकंड वैल्यू पे भी चेक करता हूँ, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस का 1, चार में से एक निकालोगे 3 बचेगा, सीक्वेंस की दूसरी वैल्यू भी वेरीफाई कर रहा है। अगर मैं फिर तीसरी वैल्यू पे चेक करता हूँ n इज इक्वल टू 3 के ऊपर तो क्या बन जाएगा, 2 3 6 माइनस का 1, ये बन जाएगा 5, तीसरी वैल्यू भी वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब इस सीक्वेंस की करेक्ट जनरल टर्म कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से मेरे प्यारे शागिर्दों हमारे आज की क्लास के अंदर मेहरान यूनिवर्सिटी के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचते हैं।
देखो भाई, ये एमसीक्यूज उन बच्चों के लिए हलवा है जिन बच्चों ने तरीके से बैठ के लेक्चर्स को लिया हुआ है, जिन बच्चों ने तरीके से बैठ के बातों को फॉलो किया हुआ है। एक चीज जहन में रखिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अगर आप एनईडी के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको कैलकुलेटर के बगैर सारी की सारी मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेटर का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हो। कैलकुलेटर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। याद रखिएगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी मैरान में पोजीशन आए, एनईडी में पोजीशन आए, फास्ट में अच्छा स्कोर करें, नस्ट में अच्छा स्कोर करें, तो भाई इसीलिए हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इसका लाजमी तौर पर हिस्सा बने। इस बैच में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम लोग आपका मई में कवर करवाएंगे। आपके इंटर के पेपर्स के साथ साथ आपका कोर्स लेके चला जाएगा ताकि आपको इंटर के पेपर्स के अंदर बर्डन फील ना हो। खुदारा तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अगर तैयारी नहीं करोगे अपने साथ ज्यादती करोगे। और एक दफा कोर्स हम आपका जून के अंदर कंप्लीटली एंड करवा रहे होंगे। दो दफा आपका हम लोग कंप्लीट कोर्स एंड करवाएंगे। आपने लाजमी तौर के ऊपर इस बैच का हिस्सा बनना है। इसमें हम दो दफा आपको बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर चल रहे होंगे। एक दफा मई में कोर्स कवर होगा, एक दफा जून के अंदर इंशाअल्लाह कोर्स कवर हो रहा होगा। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे खास बात आप लोगों की बैचेस के अंदर ये होगी कि आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो या कंप्यूटर हो, जो यूनिवर्सिटीज में आता है, क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, बिजनेस मैथ्स हो, आपके पास कर्ज ये कि कोई भी चीज हो, आपको हर चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हम लेके जा रहे होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको बैजेस के अंदर मिलता है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, कि भाई बैजेस के अंदर पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको एक ही चीज पढ़ाती है। बैजेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर चीजें लेकर जाती है। हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर होता है जो आपको तमाम चीजें कवर अप करवा रहा होता है। इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूं बच्चे से कि लाजमी तौर के ऊपर आप बैजेस के अंदर कवर अप करें। आपको तमाम चीजें कवर अप करवाई जाएंगी, तमाम आपको मल्टीपल टाइम आपका कोर्स रिवाइज करवाया जाएगा। और जो भी लाइव क्लास हमारी कंडक्ट होती है, देखो हर चीज आपकी लाइव क्लासेस के अंदर कवर होगी। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी प्रॉपर्ली आपको रिकॉर्डिंग मिलती है हमारे अपने पोर्टल्स के थ्रू, हमारे अपने पोर्टफोलियोज के थ्रू। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो टेस्ट एग्जैक्टली सेम पैटर्न के ऊपर कंडक्ट होते हैं, जैसे एनईडी का, मेरान का, फास्ट का, यूईटी का, नस्ट का, जीआईकेआई का, प्यास का, आईबीए का, आईबीए सकर का टेस्ट हो रहे होते हैं। तो आपका फायदा ये होता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होती है। तो आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे डिटेल्स वगैरह मालूम कर सकते हैं एडमिन टीम से। तो भाई यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा